हेलो दोस्तों, मैं हूं एन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। क्या हाल, सब ठीक? तो मैंने सिलेबस का वीडियो डाला था और उस पर एक रिस्पांस आया था। मतलब एक दो दो तीन रिस्पांस आए हैं, ज़्यादा तो आए भी नहीं हैं। तो ऑन डिमांड मैं जीके जीएस को कवर करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ये एक सीरीज़ है और ऑब्वियसली अभी जनवरी करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं कि जनवरी 2023 से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मान के चल रहे हैं दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। और जैसे जैसे हम मंथ्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं पर मंथ क्वेश्चन का नंबर बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि जनवरी से अब सवाल आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, फरवरी से थोड़े ज़्यादा जैसे जैसे मंथ नज़दीक आता जाएगा ना, तो उससे सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा होने लग जाएंगे। राइट, तो हम लोग उसी क्रम में चलेंगे। और लोगों का ये था कि डालिए। तो ये जो लेक्चर होने वाला है वो आपका बाइलिंगुअल होने वाला है। मतलब मैं बातें तो हिंदी में करूँगा और मतलब हिंदी और बिहारी थोड़ा मिक्स टाइप का। ठीक है, और जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है ना, इसमें बाइलिंगुअल पॉसिबल, मतलब लिखित में बाइलिंगुअल पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग इंग्लिश पर ही अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग पहला लेक्चर शुरू करते हैं जनवरी करंट अफेयर का। ठीक है, तो मैं एक ये था कि स्लाइड्स पे पढ़ाऊँ या इस पे पढ़ाऊँ, तो मैंने सोचा फिर कि यार मतलब सवाल तो ऐसे ही दिखेंगे ना आपको एग्जाम में। एक सवाल होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे और फिर आपको एक ओमार होगा जिसमें आपको गोला भरना रहेगा। राइट, तो हम उसी हिसाब से चलते हैं, स्लाइड्स पर नहीं ले जाते हैं। हर स्लाइड में एक ही क्वेश्चन आ पाता है या बहुत से बहुत 2 क्वेश्चन आ पाएगा, तो वो थोड़ा मतलब क्लमजी भी हो जाता है और टाइम टेकिंग भी हो जाता है। अभी समय कम है तो उस समय कम को बचाने के लिए, क्योंकि मैं खुद ही क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूँ, खुद ही ऑप्शंस तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें समय कंज्यूम होता है। उसके बाद ये थोड़ा मौसम का भी जादू है मितवा, है ना। तो तब तबीयत पानी थोड़ा आगे पीछे लगा रहता है, क्योंकि मौसम सीज़न चेंज हो रहा है। राइट, तो कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके मेरे से, मतलब आई विल ट्राई एंड गिव माई 150%, 1000%, जो भी आपको समझ में आए। बट आपसे भी ये है कि मैं एक पार्ट ऐसा है ना कि करना तो आपको ही है। जब आप मान लीजिए इतना सिलेबस है, ठीक है, तो इसमें मैं इतना करवा दूंगा। ये पीछे वाला जो पार्ट होगा ना, वो आपको मैं बताता चलूँगा कि आपको क्या इसमें करना है, या क्या ये करंट अफेयर्स में मैंने ये सवाल डाल दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग और भी ये इन्फॉर्मेशन है, तो वो प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। थोड़ी आप मेहनत कीजिए, थोड़ा हम मेहनत करते हैं, और दोनों मिलके बीएसएससी सीजीएल को क्वालिफाई करते हैं। चलिए, सॉरी बीएसएससी सीजीएल नहीं है, इंटर लेवल है। तो पहला सवाल क्या है कि इस साल का इकोनॉमिक सर्वे आया था। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज व्हाट % ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो ये अपना इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, आपको पता होगा कि पिछले साल का होता है, मतलब गत वर्ष का होता है, बीते वर्ष का होता है। तो जब ये कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे, तो ये 2022-23 का है। अभी हम लोग 2023-24 में चल रहे हैं। राइट, तो 22-23 में क्या था सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आप खुद कोशिश कीजिएगा कि पहले इसको पॉज करके इसका आंसर लगाएं। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो उसका आंसर देखिए और फिर उसको याद करते चलिए। वीडियो हम लोग छोटा ही रखेंगे ताकि आप उसको बार बार देख सकें। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो देखना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। एक बार आपने इसको 1.5 या 1.25 पर देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप देखेंगे तो 2 पर देख जाएंगे, आप सवाल देखेंगे और जवाब देखते चले जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो आप सुन ही चुके हैं, तो आपको मोटा मोटी वो याद रह ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फॉर विच कंट्री वॉज IMF, सॉरी ये वॉज नहीं होगा, फॉर विच कंट्री हैज़ IMF लॉन्च्ड 4.7 बिलियन USD सपोर्ट प्रोग्राम। 4.7 बिलियन डॉलर का IMF ने लॉन्च किया। तो ये वो कंट्री है जिसके पास, ये क्या होता है ना, IMF जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस जब किसी कंट्री में आता है ना, तो वहाँ पे आता है ये पिक्चर में। जैसे इंडिया में भी जब 1991 में ऐसा हो गया था कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो 0 हो चुका था और हमको फिर पैसे चाहिए थे डॉलर्स में, तो उस समय हमको IMF ने दिया था, उसके बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो बहुत बड़ा सोना का एक अमाउंट था जो हेलीकॉप्टर नहीं, हवाई जहाज़ से गया था IMF, और वहाँ गिरवी रखने के बाद उतने डॉलर्स हमको मिले थे और फिर वहाँ से हमारी इकोनॉमी का रुख बदलता चला गया। ठीक है, तो गिरवी भी रखना होता है और उनके कंडीशंस भी मानने होते हैं। तो हमने अपना मार्केट फिर खोला था, विच वॉज अ प्रोग्रेसिव स्टेप। राइट, तो हम लोग आ जाते हैं इस पर सवाल पर। क्या है हमारा सवाल कि फॉर विच कंट्री हैज़ IMF लॉन्च्ड 4.7 बिलियन USD सपोर्ट प्रोग्राम। तो ये किसके लिए लॉन्च किया गया? नाम देख के तो आपको लगेगा कि सारा ही इसमें आता है, बट इसका सही आंसर बांग्लादेश है। ठीक है, तो बांग्लादेश में भी क्राइसिस चल रहा है, सभी जगह ऑलमोस्ट क्राइसिस चल रहे हैं। पाकिस्तान तो भिखमंगा हो चुका है ना। श्रीलंका में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था जो कि अब निकल चुका है वो फेज़ उनका, और वो रिकवरी के फेज़ पे आ चुके हैं। मतलब ये नहीं बोलूँगा कि वो पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं, बट रिकवरी के फेज़ पे आ चुके हैं। ठीक है, बांग्लादेश का भी यही हाल है। म्यांमार तो फिर मतलब वहाँ पर मिलिट्री का ही हिसाब किताब चल रहा है, तो वहाँ तो कोई बात ही नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है तो कोई मानता ही नहीं उसको।
ठीक है। ईरान में जो शाह का शासन नहीं है, सॉरी, अभी पहले था, अभी खुमेनी का शासन है जो तो उनके भी मतलब हालत ख़राब ही चलते हैं। तो मोटे मिला जुला के जो भी जितना भी साउथ एशिया वाला रीजन है ना, सबका ही हालत ख़राब है। नेपाल का भी हालत ख़राब है, और भूटान तो खैर मतलब थोड़ा मतलब अलग स्टेट है, उसका ज़्यादा लेन देन नहीं है बाहर की दुनिया से। अपने ही घर में उगाओ, अपने ही घर में खाओ, वैसा हिसाब किताब है उनका। ठीक है, तो इसका आंसर बांग्लादेश है, ये रखे आप चलिएगा, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा ऑप्शन था जो दिमाग में जल्दी नहीं आता है। ठीक है, बाई विच ईयर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू अचीव नेट जीरो एमिशंस। ठीक है, तो नेट जीरो एमिशंस क्या होता है? ठीक है, हम जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हम लोग कंज्यूम भी करेंगे। कंज्यूम कहने का मतलब जितना हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिए हमने 5 किलो प्रोड्यूस किया कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मैंने एमिशन में जो भी है अपना जो भी गैस होता है, जो हार्मफुल गैस है इन्वायरमेंट में हम लोग लॉन्च करते हैं, लॉन्च क्या करते हैं मतलब रिलीज़ करते हैं, तो उसको मतलब कुछ ऐसा हम लोग मैकेनिज्म लाएंगे कि उतना ही हम लोग जो हार्मफुल गैसेज है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। इट्स लाइक कि मान लीजिए हमने 5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ दिया। ठीक है, 5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ दिया, तो उसको ये करने के लिए हम लोग क्या, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पेड़ लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अचीव नेट जीरो एमिशन कब तक हम चाह रहे हैं? ये हम 2070 तक करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी स्टोरीज़ हैं। ठीक है ना, इसमें मतलब डेवलप्ड वर्ल्ड जो है पहले ही एमिशन करके प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है, और वो लोग चाहते हैं कि डेवलपिंग जो वर्ल्ड, हम लोग जैसे डेवलपिंग वर्ल्ड है मतलब कंट्री हैं, तो वो लोग भी कोऑपरेट करें। तो भैया तुम लोग पहले ही गंद मचा चुके हो, और अब चाह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ दें बैलेंस करने में। खैर जो भी, तो वो इस बहस में नहीं जाते हैं अभी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, ये मतलब नितिन गडकरी ने बहुत ज़्यादा इसको ये किया है कि हम लोग पेट्रोल डीजल पर, एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया का जो बहुत बड़ा फॉरेक्स अमाउंट है वो तेल को आयात करने में चला जाता है, तेल को इंपोर्ट करने में चला जाता है, राइट। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए नितिन गडकरी इज़ वेरी मच फोकसिंग ऑन 2 थिंग्स। पहला तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जितना भी आपका व्हीकल है चाह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील होता चला जाए, और दूसरा चीज़ वो चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो टेक्नोलॉजी है जो गाड़ी चलने का, उसको हम लोग यूटिलाइज़ करते जाएं। इससे क्या होगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज़ पर, जो हमको ब्लैकमेल कर सकता है कि भैया तुम हमारी बात मानो, नहीं तो हम तुमको तेल नहीं बेचेंगे। ठीक है, जो सऊदी अरब वाले कंट्री हो गए, यूएस में हो गया या रसिया हो गया, कोई भी हो गया, आपका किसी पर डिपेंडेंसी है तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए देश को बहुत बड़ा स्टेप है ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसमें 2047 तक चाह रहे हैं, ठीक है, टू मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय विच ईयर। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है? 2047 हो जाता है। ठीक, 2047 क्यों रखा गया है? क्योंकि हमारा 1947 में आज़ादी हुआ था। ठीक है, तो इसके 100 साल के भीतर में हम लोग अपना इंडिपेंडेंस चाहते हैं, मैंने इससे भी इंडिपेंडेंस बने, जब जो एनर्जी पर डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पे, खाड़ी देशों पे, ठीक है, उससे हम लोग अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं। विच ईयर वॉज अनाउंस्ड बाय यूएन एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट अपॉन इंडियाज इंसिस्टेंस। तो ये क्या है? 2023 है। ठीक है, तो मिलेट की का बारे में क्या है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब क्या है ना कि आटा और चावल ये सब जहर बन चुका है आज के डेट में। ठीक है, इंडिया इज़ कॉल्ड डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया में मतलब आप समझिए कि 50% ज़्यादा लोगों को, मतलब जो 30+ लोग हैं उनमें डायबिटिक्स का प्रॉब्लम देखने लग गया है, और ऐसा ज़्यादा हो गया है कि इसको डायबिटिक कैपिटल बोलना जाने लगा है वर्ल्ड का। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि बहुत बड़ा यह पिक्चर में आता है कि आप चावल और गेहूँ से हट के कुछ खाना शुरू करें। ठीक है, जो कि कम शुगर रिलीज़ करता है बॉडी में। क्या होता है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म जब शुरू होता है, खाना टूटना शुरू होता है, पेट में पचना शुरू होता है, तो वो शुगर रिलीज़ करता है, राइट। तो चावल और गेहूं में क्या होता है, ज़्यादा शुगर रिलीज़ होता है। लेकिन मिलेट्स में क्या आता है? मिलेट्स में क्या आता है? ज्वार बाजरा हो गया, रागी हो गया, फिर आपका मक्का हो गया, तो ये सब क्या है? मिलेट्स में आता है। तो इन चीज़ों का आप अगर ज़्यादा करेंगे तो आपका जो है बॉडी फिट रहेगा। तो इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहा है, इसलिए इंडिया इज़ पुशिंग फॉर इट। ठीक है, तो इसलिए यूएन ने क्या किया कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोल दिया। विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ रेमिटेंसेज। बाहर जाकर देश में पैसा भेजने वाला में सबसे आगे कौन है? तो वो अपना इंडिया है। ठीक है, कभी चाइना भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली अभी इंडिया ही है। ठीक है, तो आप ईयर की सबसे याद रखिए, 2022 में इंडिया था। ठीक, यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज इन इंडिया बाई व्हाट % बिटवीन 2019 एंड 2022। ठीक है, तो 2019 से 22 के बीच में यूपीआई ट्रांजेक्शन कितना इंक्रीज हो गया? 121%। ठीक है, 121% इंक्रीज़ हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। अब तो देखते होंगे कि आप ठेला वेला पर आप पानी पूरी भी खा रहे हैं, गुपचुप भी खा रहे हैं, ठीक है, तो आप यूपीआई से पेमेंट कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2022 एंड 23 सेज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टू फोकस ऑन द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स होना चाहिए था। फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इसका पहला है
ए इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा है डिलीवर गवर्नेंस एफिशिएंटली एंड गेन ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन्स, तीसरा है डेवलप पार्टनरशिप्स विद द प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये तीनों ही हमारे आंसर सही हैं, तो ये आंसर इसका डी हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल है द जीनोम वैली द फर्स्ट वर्ल्ड क्लास बायोटेक क्लस्टर इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। ये जीनोम वैली कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हुआ है? ठीक है, इंडिया का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? इंडिया का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? ये अपना बेंगलोर हो जाता है, बेंगलुरु जिसको बोलते हैं, बेंगलुरु जो भी आप बोलते हो, तो अपना ये हो जाता है सिलिकॉन वैली। क्यों सिलिकॉन वैली हो जाता है? क्योंकि यूएस में एक सिलिकॉन वैली है जहाँ पर ऐसी कॉर्पोरेट जो आपकी कंपनीज हैं सारी वहाँ पर हैं, और उसी के क्या बोल सकते हैं कि एक रेप्लिका टाइप का इंडिया में क्रिएट हो गया, क्रिएट किया नहीं गया है, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है। ठीक है, तो जीनोम वैली कौन सा है अपना? हैदराबाद में है। ठीक है, अब ये जीनोम वैली में क्या हो रहा है कि एक बायो एशिया फोरम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बायो एशिया फोरम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जीनोम वैली। ठीक है, विच कंट्री वाज पार्टनर कंट्री? कौन था इसमें? इसमें पार्टनर कंट्री अपना यूके था, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान सवाल है, बहुत हल्ला मचा था। ठीक है, द हिंडनबर्ग फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी रिलीज अ रिसर्च रिपोर्ट ऑन विच इंडियन कंपनी। ठीक है ना, तो ये किसका है? ये अदानी ग्रुप पे लॉन्च हुआ था। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि हिंडनबर्ग जो फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है ये काम तो सही करती है, नो डाउट कि इसका जो रिपोर्ट है जो भी है सब कुछ है ना, मतलब जो इसका रिपोर्ट आता है ये बिल्कुल सही है। अदानी पर उसने एलिगेशंस लगाए हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, उसने सारा कुछ सही लगाए हैं, लेकिन इसके पीछे इनकी एक मोटिव भी होती है जो हम लोग को दिखता नहीं है। ठीक है, हम लोग को तो दिखता है कि भाई इसने ये बोल दिया, ये सही बोल रहा है, ये करेक्ट है वो बात। इसके पीछे ये क्या होता है कि जो शेयर अदानी का एक शेयर था वो 4000 का चल रहा था। अदानी का आई गेस मार्केट में 5-6 शेयर्स हैं। ठीक है, स्टॉक्स जो हम स्टॉक मार्केट में 5-6 उसके कंपनी हैं जिसके शेयर हैं जो है ट्रेड होते हैं। तो 5-6 जो कंपनी है उसका जो प्राइस है वो उसको मैंने थोड़ा ज़्यादा था। मान लीजिए किसी का 500 होना चाहिए था तो उसको 1500 या 2000 था, ऐसा था। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने किया तो ये इनको पता होता है कि ये जो है ये कंपनी अच्छी है, जो ये आपका मालिक है वो भागेगा भी नहीं, लेकिन हमको प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कमाने में क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, उसकी खामियां निकालते हैं, लोगों को बताते हैं, उसका प्राइस गिरता है और वो उसको खरीद लेते हैं उस स्टॉक्स को। तो अदानी के स्टॉक्स इन्होंने हिंडनबर्ग वालों ने काफ़ी खरीदा होगा और अब तो मालामाल हो रहे होंगे। ठीक है, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज टॉप बायर ऑफ एमएसएमई गुड्स इन 2022। ठीक है, एमएसएमई क्या होता है? हिंदी तो याद नहीं है। ठीक है, हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो जो छोटे छोटे लघु उद्योग कुछ वैसा बोलते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा खरीदारी किसने किया है? वो है डिफेंस का है, अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सबसे ज़्यादा उससे खरीदारी की है। इनफैक्ट कॉपी पेन ये सब भी उसी से आने लग गया है आजकल। विच स्टेट डिक्लेयर्ड द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एज द ईयर ऑफ इंटरप्राइज। अब ये सवाल इतना लंबा होगा नहीं आपके इसमें, तो चूंकि अब इससे रिलेटेड अब मैं 2-3 सवाल और बना देता तो उससे बेहतर था कि एक ही सवाल के जरिए मैंने 2-3 इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो पहला तो ये है कि विच स्टेट डिक्लेयर्ड द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एज द ईयर ऑफ इंटरप्राइज। ये यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? केरला हो जाता है। इसके अलावा क्या हुआ मैं इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने केरला ने ही क्या किया, इंटरप्राइजेस कैंपेन लॉन्च किया था। ठीक है, अंडर द टैगलाइन माई इंटरप्राइजेस नेशंस प्राइड। ठीक है, ये इन्होंने इसका टैगलाइन यूज़ किया था। तो आपके पास 3-4 इन्फॉर्मेशन आ गया। पहला तो क्या आ गया कि ईयर ऑफ इंटरप्राइज 22-23 को बोला किसने? केरला ने बोला। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या हो गया, इंटरप्राइजेस कैंपेन जो था वो केरला ने लॉन्च किया। ठीक है, और ये टैगलाइन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो इंटरप्राइजेस कैंपेन से रिलेटेड है, और ये टैगलाइन जो है वो केरला गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये 3-4 इन्फॉर्मेशन है जो आप याद करते चलिए। ठीक है, कोई नोट्स मत बनाइए, वीडियो हम छोटा ही रखेंगे, और अगली एक बार आप थोड़ा ठीक से देख लीजिए, अगली बार आप 2.0 के स्पीड पे देख लीजिए, बस आंसर्स देखते चलिए। ठीक है, उम्मीद है कि अब क्या है ना कि करंट अफेयर से और जीएस के सवाल इतने ज़्यादा होंगे नहीं, बट सिलेबस उनका ज़्यादा है कंपैरेटिवली, राइट? तो पढ़ना तो पड़ेगा, कंपटीशन बहुत है बॉस। विच कंट्रीज रेलवेज बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क। तो ये क्या है? अपना इंडिया है। ठीक है, अब इसमें भी आप देखिए, अगेन मैं जो आपको बोल रहा था ना वो नितिन गडकरी वाला एक बात, तो इन्होंने क्या किया, जब कोरोना में, जब 2020 के कोरोना में समवेयर इन मार्च 23-24 मार्च के आसपास जो वो डिक्लेयर कर दिया था, एकदम पूरा देश ठप पड़ गया रातों रात, तो वहाँ पे भी एक चीज़ चला जा रहा था, वो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवेज।
इन्होंने क्या किया, मतलब 90 to 95% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया पूरे इंडिया का। अब कुछ ही कोने कोने में बचे हुए हैं जो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, नहीं तो मोस्टली ये लोग इलेक्ट्रीफाई कर दिए हैं। इससे क्या हो गया, कोयला पे डिपेंडेंसी या डीजल इंजन पे डिपेंडेंसी जो था, जो पोल्यूशन क्रिएट करता था, वो कम होने लग गया है। तो कोई भी चीज़ है ना, कोई भी अच्छी चीज़ है ना, उसको करने के लिए पॉलिटिकल मोटिवेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो गडकरी में ये मोटिवेशन है और उनका काम जो है, मतलब विपक्ष भी उसकी सराहना करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस सबकी अपनी जगह है, सबके व्यू पॉइंट अपनी जगह हैं, लेकिन अगर किसी ने अच्छा काम किया है, चाहे वो राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, तो आपको उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इनका ये काम अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ राजपथ। ठीक है, तो राजपथ 10 जनपथ राजपथ दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है, उसका नाम अब हो गया है कर्तव्य पथ। ठीक है, एयर इंडियाज न्यू सॉफ्टवेयर फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ इन फ्लाइट इंसिडेंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो रियल टाइम रिपोर्टिंग क्या होता है कि जब हुआ तभी, ठीक है, आपको जैसे बोलते हैं ना कि रियल टाइम किसी चीज़ को मॉनिटर करना है, तो जब हो रहा है ना तभी उसको देखा और रिपोर्ट कर दे। जैसे आँख है आपका, रियल टाइम काम करता है, आप चीज़ों को देखते हैं और उसको दिमाग में समझ लेते हैं, तो ये आँख आपका रियल टाइम काम कर रहा है। और एक होता है कि मान लीजिए आपने समझ लीजिए कैमरा क्या करता है कि कैमरा आपने कहीं पे लगा दिया, राइट, कैमरा लगा के आप चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब आप नहीं देख रहे हैं, आपने कैमरा लगा के छोड़ दिया। ठीक है, बाद में आपने क्या किया, कैमरा उठा के देखा, तो नाउ दैट इज़ नॉट रियल टाइम, क्योंकि हुआ वो सुबह को था, वो रिकॉर्ड भी सुबह को ही हो गया, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो आप रात को बैठ के उसका डील देख के कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दैट इज़ नॉट रियल टाइम। रियल टाइम क्या होता है कि जब हो रहा है तभी उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, तभी उस पर एक्शन होना चाहिए। ठीक है, इन फ्लाइट इंसिडेंट्स अभी बहुत सारे केसेस आया है जिसमें वुमेन क्रू जो होती हैं उनसे मतलब काफ़ी बदतमीज़ी की गई है, किसी के ऊपर कोई पेशाब कर दे रहा है, कोई दारू फेंक दे रहा है, दारू पी के बदतमीज़ी कर रहा है। तो इस टाइप के इंसिडेंट्स के लिए एयर इंडिया ने नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, कोरूसोन। ठीक है, जैसा भी आप पढ़ना चाहें, याद होना चाहिए बस। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट मॉडल G20 समिट वॉज कंडक्टेड बाय। ठीक है, तो इसका जो है वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है, इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, बीच ऑफ केरला विथ इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग टैग। कौन सा बीच ऑफ केरला है जो इसके पास ब्लू फ्लैग टैग मिला। ब्लू फ्लैग टैग क्या होता है कि आपका साफ़ सफाई ज़्यादा है वहाँ पे, और जो टूरिज़्म है वो थोड़ा अच्छा है, उस तरह की बात है। ठीक है, जो कपड़ में है। आजकल क्या हो गया है ना कि मतलब लोग के पास पैसा तो हो ही गया, पैसा का तो कोई ये है नहीं इतना, मतलब दिल्ली वैली में क्या है कि दिल्ली हो गया या बम्बई हो गया, या क्या है ना कि लोगों के पास पैसा तो आ गया, लेकिन पैसे के साथ दिमाग कौन देगा उनको। ठीक है ना, तो दिमाग जो है वो थोड़ा कम हो गया है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जैसे कोई पहाड़ में गया घूमने के लिए, ठीक है, आप हिल्स में गए घूमने के लिए, आपने क्या किया, कुछ भी चिप्स खाया, फेंक दिया। ठीक है, तो जो पहाड़ आज से 20 साल 25 साल पहले कम लोगों के जाने की वजह से साफ़ होता था, वो आजकल बहुत गंदा होने लग गया है। तो आपके पास पैसे हैं तो आप चीज़ों को खरीदने लग गए और ऐसे ही फेंकने लगे, पानी पिया, बोतल फेंक दिया, ठीक है, कहीं उठाया कहीं फेंक दिया। ठीक है, तो उससे प्रदूषण क्रिएट हो रहा है, और नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन जब जा रहा होगा तो उसको दिखेगा कि भाई मेरा बाप लोग जो गया था वो कचरा ही करके आया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर कोई चीज़ गंदा चीज़ है तो उसको हम लोग एक जगह पे ही रखें। ठीक, घर में कैसे आप लोग कचरा एक जगह पर रखते हैं, तो वैसे ही उसको, लेकिन आप पहाड़ में जाते हैं या बीच पे ऐसे जाएंगे, दारू वारू पी के ऐसे फेंक देते हैं वो लोग। ठीक है, मैं अभी रिसेंटली गोवा गया था, तो ऐसी बोतल फेंका हुआ था, शीशा फूटा हुआ, किसी के पैर में गिर जाएगा, किसी कुछ हो जाएगा, किसी बच्चे को नुकसान हो जाएगा, कौन उसका जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो प्रशासन भी थोड़ा टाइट होना चाहिए, बट ठीक है, जागरूकता ज़्यादा जरूरी है। विच ईयर वॉज सेट एज टारगेट टू कम्प्लीटली एलिमिनेट ट्रांसफैट। ट्रांसफैट कब हम लोग एलिमिनेट करना चाह रहे थे, हम लोग नहीं, WHO के द्वारा, ये 2023 तक एलिमिनेट करना था इनको। इंडिया हैज़ सेट टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग लिप्रोसी डिजीज़ कम्प्लीटली बाई विच ईयर। तो इन्होंने 2027 तक इसको एलिमिनेट करने का सोचा था। और ये एक इन्फॉर्मेशन में डाला हुआ है, इसका मतलब क्या है, एंटी लेप्रोसी डे है, एंटी लेप्रोसी डे। ठीक है ना, लेप्रोसी डे नहीं है, एंटी लेप्रोसी डे है। ठीक है, अ न्यू सोलो टेल बटरफ्लाई वॉज स्पॉटेड इन विच स्टेट। तो ये कहाँ पर आपको देखा गया था, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, विच स्टॉक एक्सचेंज हैज़ बिकम द लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कौन सा बन गया है अपना, NSE। ठीक है, ये चाइना का है अपना, ये दोनों है NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है, मतलब अब कोई भी चीज़ अगर ट्रेड यहाँ पर 20,000 ट्रेड हुआ है, मतलब 20,000 बार खरीदा बेचा गया है, तो यहाँ पर वही चीज़ आपको उससे एटलीस्ट 10 गुना या 20 गुना 100 गुना ज़्यादा दिखता है यहाँ पर NSE पे। ठीक है, FTSE फ्रांस का है, तो हम लोग NSE पे हैं।
विच कमीशन वॉज फाउंड फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2017। ठीक है, सब कैटेगराइजेशन किसके द्वारा किया गया है? जस्टिस जी रोहिणी के द्वारा। इसमें कुछ ऐसा फंडा था कि मतलब जो ओबीसीज में है ना कि काफ़ी जातियां हैं ओबीसीज में, बहुत बड़ा एक जो देश का तबका है वो ओबीसी जातियों में आता है। ठीक है, जिनको कैटेगराइज किया गया हुआ है। इनमें सब कैटेगराइजेशन की जरूरत क्यों पड़ गया? क्योंकि कुछ तबका जो है इसमें, जो पूरा एक ओबीसी का मान लीजिए 100 कास्ट का एक लिस्ट बना हुआ है, उसमें से ऐसा है कि 40-50 कास्ट ऐसे हैं जो अब पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ गए हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा हो गया है, रहन सहन का तरीका हो गया है और सोसाइटी में काफ़ी लोग एडवांस हो चुके हैं। और वो बाकी जो 40-50 से 60 जो भी था वो थोड़ा अभी नीचे ही रह गए। तो ये सब कैटेगराइजेशन करके क्या करना चाह रहे हैं कि उन लोगों को रिजर्वेशन वाले सिस्टम से शायद हटाने का उनका भी रहा होगा। अब वो क्या कारण है तो वो तो सरकारी जाने, बट मोटा मोटी यही है कि चूँकि वो आगे बढ़ चुके हैं तो दे शुड लीव रिजर्वेशन फॉर दोज हु आर नॉट गेटिंग बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। ठीक है, अब इस डिबेट में नहीं पड़ते हैं कि कौन सी क्या जाती है नहीं है। ठीक है, हमारा काम बीएसएससी क्वालिफाई करना है। सोलिगा ई कैरिनाटा इज अ न्यू वेस्ट नेम्ड आफ्टर द सोलिगा कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट। ठीक है, ये सोलिगा कम्युनिटी कहाँ मिलती है? आपको कर्नाटका में मिलती है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ पर ये होस्ट किया गया है इस बार? तो वो मध्य प्रदेश में था। ठीक है, भारत बायोटेक। ठीक है, एक 2 वैक्सीन आया था ना, एक कोविशील्ड आया था, एक कौन सा था? कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक का था, कोविशील्ड आपका SII का था। SII वो आधार पूनावाला था ना, SII सीरम इंडियन इंस्टीट्यूट ऐसे कुछ करके नाम था उसका, सीरम करके नाम है। तो इसका ये है कि इंट्रानेशनल बोला गया है। वैक्सीन तो पहले आ चुका है, इंट्रानेशनल मतलब क्या होता है? नाक से देने वाला। ठीक है, ओरल भी आ चुका है और नाक से देने वाला भी आ चुका है। तो इंट्रानेशनल कौन सा, नाक से देने वाला कौन सा कोविड-19 वैक्सीन है भारत बायोटेक के द्वारा? तो वो अपना इनकोवैक है। ठीक है ना, इनकोवैक। बाकी ये 3 क्या है? ओरल वाले हैं। ठीक है, मुंह से देने वाला है। हम लोग तो सुइया लिए थे वो IM सुइया मतलब मस्कुलर सुइया था जो हाथ पे पड़ा था। 2 उसका डोज था, तीसरा डोज भी था, आया था, बट बहुत लोगों ने नहीं लिया, तो मैंने भी नहीं लिया है। ठीक है, 2 डोज उसका लिया हुआ था। तो ये आपका जो BCD है वो आपके ओरल वाले हैं और A जो है वो आपका ये है इंटरनेशनल वाला, नाक से देने वाला है। हु वॉज द चीफ गेस्ट इन इंडिया 74th रिपब्लिक डे? ठीक है, तो अपना कौन सा अभी रिपब्लिक डे बीता है? 74th बीता है। ठीक है, इसके कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी, ये इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इजिप्ट के हैं ये, EGY इजिप्ट। ठीक है, ये कहाँ के हैं? सऊदी के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान। एंथोनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया के हैं। और MBA के तो सुना ही होगा आपने। फिर ये फ्रांस के हैं। Whose W on Republic Day had all women crew displaying Make in India initiatives। ठीक है, तो ये किसका था? ये आपका इंडियन नेवी का था। ठीक है, नेवी के जो W आप समझते हैं ना, वो जो रिपब्लिक डे में आपने देखा होगा, वो हर एक स्टेट का या किसी स्टेट का या किसी डिपार्टमेंट का वो एक कुछ जाता रहता है, उसको W बोलते हैं। उस पर कुछ डिस्प्लेड रहता है ना, उसको W बोलते हैं। दैट इज इंडियन नेवी का था। E-एडजुडिकेशन एंड ऑनलाइन डिस्प्यूट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग अंडर DST क्या? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। DST क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइज द नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस 2023। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है कि भाई ये इन्होंने क्या किया था? ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। होस्ट किसने किया था? ये गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी ने किया था। ठीक है, टू ट्रेन फार्मर्स इन मॉडर्न फार्मिंग methods, organic farming and effective principles of animal husbandry, the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare conducted dash in कोटा राजस्थान। ठीक है, तो इसमें आप तो ये देख लीजिए, फार्मर की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ में? मॉडर्न फार्मिंग मेथड बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है क्योंकि सॉइल का फर्टिलिटी जो है वो कम होता जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया दूसरा, और तीसरा क्या है? इफेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें क्या होता है ना कि आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ जो बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर क्या है कि सीजनल है, सीजनल एज इन कि आपने अब एक बार गेहूं बो दिया
तो आप उसके बाद उसका जेस्टेशन पीरियड है, ज़्यादा कुछ उसमें आपको करना नहीं है। आपने धान बो दिया तो उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो वो जो खाली टाइम होता है उसमें आप क्या करेंगे, तो उसमें एलाइड एक्टिविटीज़ काम में आ जाता है। तो एलाइड एक्टिविटीज़ में क्या क्या आते हैं कि जो लोग होते हैं वो कहीं कुछ काम करने लग जाएंगे, कुछ मजदूरी करने लग जाएंगे, तो ये एलाइड एक्टिविटीज़। उसमें एक एलाइड एक्टिविटी होता है आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या होता है, जो आपका गौ पालन होता है, दूध का बिजनेस है। बिजनेस मतलब जो भी गाँव में देखते होंगे आप लोग कि दूध जो है वो बेचते हैं लोग, ये होता है। या बकरी पाल रहे हैं, ठीक है। या फिर आप और क्या कर सकते हैं, गाय भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब एनिमल हस्बेंड्री आता है। मुर्गा पालन भी आ जाता है, मुर्गा पालन तो कम ही लोग करते हैं बट आ जाता है वो भी एनिमल हस्बेंड्री में। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये किसके द्वारा किया गया था, ये क्या था इसमें, इसका कृषि महोत्सव नाम था, कोटा में किया गया था ये, ठीक है। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैंने एक ही में ले लिया है। बड़ा क्वेश्चन इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक ही में मैंने 3-4 क्वेश्चन को ले लिया है, एक बार में ही सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, एक जगह ही मिल जाए। यूनेस्को ऑफ यूनाइटेड नेशंस प्रेजेंटेड द टैग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर इन 2023 टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से किसको दिया गया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे ही आपके जो है ना, ये इनको ये टैग मिले हुए हैं। 2023 में नहीं मिला है, लेकिन ये सभी को ये टैग मिला हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर का जो टैग है वो इसको भी दिया हुआ है। बामियान वैली आपका यहाँ पर है, अफगानिस्तान में है, जो बुद्धा का बहुत बड़ा एक प्रतिमा था पहाड़ों में, जो तालिबान ने तोड़ दिया था, ठीक है। ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम एंड इट्स वॉल, ठीक है। जेरूसलम वॉल, जिसमें ये वॉल वही है जिसमें आपके जो ज्यूज होते हैं वो एक साइड से प्रेयर करते हैं, एक साइड से मुस्लिम्स का, जो फिलिस्तीनियन मुस्लिम्स हैं या उनका प्रेयर चलता है। एंशिएंट विलेजेस ऑफ नॉर्थर्न सीरिया, सीरिया तो काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है। ये लास्ट जो ऑप्शन है आपका हिस्टोरिक सेंटर ऑफ ओडिशा जो है वो आपका यूक्रेन में है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाता है कि इस साल 2023 में इन्होंने इसको दिया हुआ है, ठीक। चलिए इसमें एक और चीज़ इसमें होमवर्क आप ये कीजिए कि इसमें 3 ऐसे साइट्स हैं, यूक्रेन में 3 साइट्स हैं। एक साइट्स तो मैंने बता दिया हिस्टोरिक सेंटर ऑफ ओडिशा, 2 और साइट्स हैं, उनके भी नाम आप देख लीजिए, आपके विकीपीडिया पे लिस्ट मिल जाएगा आपको, सर्च कीजिए ऐसा करके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर 2023 करके, या वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर विकीपीडिया पर लिस्ट, विकीपीडिया लिस्ट ऑफ यूनेस्को ऐसे करके सर्च कीजिए, आपको 2 और नाम मिल जाएंगे। तो एक नाम आप ये देख लीजिए ओडिशा वाला, ठीक है, और दूसरे 2 नाम आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अभी हेल्प योर सेल्फ। द कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन पेरिफेरल्स इंटरफेसेस लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको इंडियन स्टैक बोलते हैं, ठीक है। कलेक्शन है ना, तो स्टैक वर्ड से याद रखिए, कलेक्शन की बात हो रही होगी, ठीक है। हु वाज अवार्डेड पद्म विभूषण 2023 एंड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। पद्म विभूषण किसको मिला हुआ है, ठीक है। तो इनमें से सबको मिला हुआ है, मुलायम सिंह यादव को मरने के बाद, जाकिर हुसैन को, दिलीप महालानाबिस, सबको मिला हुआ है, ठीक है। और 2 नाम हैं इसमें, 2 नाम और थे, वो आप देख लीजिए। और पद्म भूषण PADM पद्मा भूषण, ठीक है, वो भी आप 2023 वाला चेक कर लीजिए, जनवरी का महीना मिला हुआ है पद्म भूषण। इसमें काफ़ी नाम है, 15 नाम के आसपास होंगे, तो आप वो नाम भी चेक कर लीजिए, ठीक है। कितने पद्म अवार्ड्स मिले हैं, इस टाइप क्वेश्चन बिहार वालों के लिए बहुत, मतलब जो क्वेश्चन बनाते हैं उनको बहुत मज़ा आता है ऐसा क्वेश्चन सेट करने में। कितना अवार्ड जीता है, कौन जीता उससे मतलब नहीं, कितना जीता है, ठीक है। तो पद्म अवार्ड्स जो हैं 2023 में कितने लोगों को मिला है, तो ये आपको 106 को मिला हुआ है, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट नाम है वो आप देख लीजिए, मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि आप 106 के 106 नाम आप याद कर पाएंगे, बट थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, तो आप एलिमेंट वगैरह करके कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री टू कंटेन द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स। तो क्या होता है ना कि जब कहीं पर डिस्टर्ब होता है तो माइग्रेशन चालू हो जाता है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, उसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपका जो ISIS का था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया वाला जो केस था, उसमें बहुत लोग जो हैं वहाँ से भागे। तो कोई यूरोप में गया, कोई अफ्रीका में भागा, ठीक है। तो एक वो आपका ये हो गया। दूसरा कौन सा था, एक अपना म्यांमार में अभी जो मिलिट्री का कूप हुआ था, आई थिंक लास्ट ईयर कूप हुआ था, तो उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें भी बहुत लोग भागे थे वहाँ से, ठीक है। तो इंडिया में घुस रहे थे, कोई चाइना में घुस रहा था, इधर उधर भाग रहा था, ठीक है। दूसरा रोहिंग्या वाला केस हुआ था, वहाँ भी उन्होंने क्रैकडाउन हुआ था रोहिंग्या मुस्लिम्स पर, तो वहाँ भी जो थे वो भाग करके कोई बांग्लादेश आ रहा है, कोई इंडिया में आ रहा था। तो ये एक जो माइग्रेंट्स है ना, वो एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है। क्यों इशू है, क्योंकि देश का जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, ठीक है। और इंडिया तो खैर फिर भी बड़ा देश है, लेकिन ये स्वीडन टाइप के जो जितने भी यूरोप के कंट्रीज़ हैं, वो तो भारत के एक मध्य प्रदेश के स्टेट से भी बहुत छोटा कंट्री सब है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि रिसोर्स कम है और आदमी ज़्यादा हो जाते हैं और फिर भीड़ भाड़ ज़्यादा होने लग जाता है। तो उन लोगों को इन चीज़ों को रोकने का ये करता है
कि उनको रोका जाए। ठीक है, पहले तो इनिशियली वो लोग वेलकम करते हैं, लेकिन एक वेलकम करते करते ऐसा हो जाता है ना कि आप अतिथि को बुलाते जाएंगे तो आपके भी घर में तो लिमिटेड जगह है ना, तो आप कितने अतिथि को बुला लेंगे। एक बार में 5 आ जाए तो आपको लगेगा हाँ बहुत ज़्यादा आ चुका है, और 10 आ जाएगा तब लगेगा यार निकालो इनको भी। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर सीन बन रहा होगा। तो स्वीडन वाले जो थे उन्होंने इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया किस चीज़ को कंटेन करने के लिए, नंबर ऑफ माइग्रेट्स को रोकने के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विच प्लेटफॉर्म टू ट्रैक नेक्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन। ठीक है, तो ये जो आपका है कोविड वैक्सीन का जो ये था, हम वो कोविन से पोर्टल से ट्रैक कर रहे थे, राइट। इससे आपने कोविन पोर्टल का नाम सुना हो। इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर पर हम आते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब कोविड आया था तो हम जब डोजेज को ट्रैक कर रहे थे, या आपने देखा होगा कि एक कोविन तो साइट का नाम था, और आपका ये होता था ना, ऐप भी एक होता था इसका। ठीक है, तो ये ऐप के द्वारा ट्रैक किया जाता था। बट प्रॉब्लम क्या होने लग गया कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वोमेन जो होती थी, या फिर जो बच्चे होते थे, न्यूबॉर्न बच्चे होते थे, उनके लिए मतलब उनको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होने लग गया। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो भारत सरकार का है, उसने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्या चीज़ ट्रैक करने के लिए? कोविड वैक्सीन, स्पेशली अमॉन्ग द प्रेग्नेंट वोमेन एंड चिल्ड्रन। इतना ही के लिए इन्होंने, सबके लिए नहीं था ये। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है अपना यूविन प्लेटफॉर्म। ठीक है, विच वैक्सीन वॉज लॉन्च टू क्योर सर्वाइकल कैंसर बाय द सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यही है अपना आधार पूना वाला सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविशील्ड बनाया था, इसी ने कोविशील्ड बनाया था। मैंने बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है दवाई का ये, मतलब इसका पूरा वर्ल्ड में काट नहीं है SII का। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वावैक। सर्वावैक इसका आंसर है ये। ठीक है ना, सर्वाइकल कैंसर एक वोमेन रिलेटेड डिजीज़ है, जो उनके सर्विक्स जो लोअर एब्डोमिनल एरिया होता है ना, बच्चादानी के आसपास का जो एरिया होता है ना, वहाँ पर ये प्रॉब्लम उठता है। तो सर्वावैक वैक्सीन से उसको रोका जा सकता है। पेप्सिको एंड केयर joined together and launched the Sea Feeds the World program in India. Where was this implemented initially? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि मतलब भुखमरी टाइप की चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने ये ऐसा कैंपेन लॉन्च किया था, सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम करके। कौन ने? पेप्सिको एंड केयर ने। ये दोनों नाम याद रखेंगे और ये याद रखेंगे प्रोग्राम का नाम। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो ये बी और सी दोनों में, यानी कि इसका आंसर ये डी हो जाएगा। कुछ बिहार, वेस्ट बंगाल एंड अलीपुरद्वार, ये दोनों एक ही जगह पर हैं। जब आप मैप देखेंगे ना तो आपको ये दोनों ही दिख जाएंगे। बंगाल में है कुछ बिहार, वो जो एक चिकन स्नैक बनता है ना बांग्लादेश, जो ऐसा ऊपर आया हुआ है, तो ऊपर में ही आप इसकी पॉइंट पे देखेंगे कुछ बिहार एक जगह है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से वही है। इंडिया टू होल्ड द पोजीशन ऑफ वाइस चेयरमैन एट द 12th सेशन ऑफ द ग्रुप, दिस इज रिलेटेड टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वाइस चेयरपर्सन किसी एक ग्रुप का है जिसका 12वां सेशन हो रहा है, उसका नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यही है, FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से यही है। ठीक है, पर्स सीइंग टेक्निक इज रिलेटेड टू फिशिंग है। ठीक है, इसमें ये जाल वाल लगा करके मछलियों को पकड़ने की जो कवायद की जाती है वो है। उसमें और भी जो मरीन चीज़ें हैं वो उनका ये हो रहा था, मतलब नाश हो रहा था, तो इसको रोकने की बात हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन पावर्ड स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा इज कॉल्ड। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन पावर्ड। अब क्या है ना कि नासा इज कॉल्ड, इसका आंसर पहले देख लीजिए, इसका नाम ड्रैको है। ठीक है, इसमें एक छोटी सी बात है कि होता क्या कि जब नासा या इसरो कोई सा भी स्पेस ये है ना रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका जब अंतरिक्ष में यान भेजता है, ठीक है, तो उसके साथ उन्होंने क्या करना होता है कि एक पावर के लिए कुछ देना होता है। पावर के लिए क्या हो सकता है? पावर के लिए दो चीज़ हो सकता है। पहला चीज़ तो आप ये है कि आज के डेट में कि आप उसमें ईंधन डालें, पेट्रोल डीजल टाइप का कुछ, है ना, या कोयला पे ही उड़ जाए तो कोयला पे ही उड़ा दीजिए। और दूसरा क्या है? सनलाइट है, कि सनलाइट से आपको सोलर एनर्जी लेता रहेगा और वो चलता चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें कि अगर आपको मार्स तक जाना है, जुपिटर तक जाना है, तब तो सनलाइट आपका काम कर जाएगा। ठीक है, डीजल वाला तो मेरे को लग रहा है कि मून तक पहुंचते पहुंचते ही कम खत्म हो जाएगा डीजल उसका। ठीक है, तो डीजल का तो हटा ही दीजिए, बचता है सोलर वाला। तो सोलर पैनल क्या है कि उसका जुपिटर सैटर्न तक बहुत ज़्यादा काम कर जाएगा। लेकिन इफ़ यू वांट टू गो इनटू द इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस किसको बोलते हैं? कि प्लूटो जो है अपना सन है, सन के सबसे लास्ट में प्लूटो है, तो प्लूटो के बाद वाला जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है, तो वहाँ पर अगर हमको जाना है तो सनलाइट तो पहुँचेगा नहीं। ठीक है, तो फिर उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? समथिंग हैज़ टू बी देयर टू कीप इट मूविंग। ठीक है, इसमें भी एक और कैच है कि आपने अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा हो, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या है कि अ बॉडी इन मोशन और इन रेस्ट स्टेज इन द मोशन और इन रेस्ट अंटिल एंड अनलेस अप्लाइड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक बॉडी अगर मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है तो वो चाहे मोशन में ही रहेगा या फिर रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है। तो आपने जब ये छोड़ दिया, आपने एक यान छोड़ दिया, ठीक है, स्पेस में वो यान चलता चला जाएगा, वो नहीं रुकेगा क्योंकि देयर इज नथिंग टू स्टॉप इट। ठीक है, धरती पे जो बल्ब चल रहा होता है ग्राउंड पे, वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि उसको फ्रिक्शन मिलता है। देयर इज अ फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट इट विच स्टॉप्स द बॉल, राइट। तो इस चीज़ को ये करने के लिए, मैंने इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को जो है हैंडल करने के लिए अपना जो स्पेस है वो वैक्यूम है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आता है। तो कोई भी बॉडी को आपने एक बार अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद वो बॉडी जो है मूव करती चली जाएगी, वो कभी नहीं रुकेगी। आप एक बार सोच के देखिए, किसी भी चीज़ को आपने अर्थ से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया, ठीक है, अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है, उस पर आपने फोर्स लगाया और एक अर्थ का जितना एरिया ऑफ इफेक्ट है, अर्थ तो है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के बाद भी कुछ किलोमीटर्स तक या कुछ माइल्स तक या कुछ मिलियन माइल्स तक उसका थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो वो इफेक्ट जैसे ही वो बाहर पावर लगा के आपने बाहर कर दिया, सन का एनर्जी लगा के आपने उसको बाहर ढकेल दिया, तो वो एक बार उसके जैसे ही उसके बाहर निकल गई, उसके बाद वो फ्री हो जाएगी, मूव करने लग जाएगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, कोई तेल नहीं जलेगा, कोई ईंधन नहीं जलेगा, कोई कोयला नहीं जलेगा, कोई डीजल नहीं जलेगा, कुछ नहीं जलेगा, वो बस मूव करते जाएगी। इनफैक्ट किसी भी चीज़ को, एक पत्थर को भी लीजिए आप और आप मार्स नहीं मतलब फेंक दीजिए, इंटरेस्ट प्लूटो के बाद जाके फेंक दीजिए, तो वो चलता चला जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो देन फिर इसकी क्या ज़रूरत है कि भाई हमको ईंधन चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब ये सूरज है, ये अपना प्लूटो है, ठीक है, ये प्लूटो है, यहाँ पर कहीं अर्थ होगा, राइट, ये अपना सूरज महान है, थोड़ा इसको पीला पीला दिखा दूँ, है ना। तो जैसे ये यहाँ पहुँच गया, इधर से इधर ये भागने लग गया, ठीक है। अब इसको कोई पावर की ज़रूरत नहीं है, अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये मूव करता चला जाएगा, ठीक है, इसको कोई पावर की ज़रूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पर कोई एक ग्रह आ जाए तो इसका ग्रेविटेशन इसको अपनी ओर खींचने लग जाएगा, और इसका काम था इधर जाने का। तो इस केस में कौन पिक्चर में आ जाता है कि हमको वहाँ पर पावर चाहिए, तो पावर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो डीजल कितना आप भर पाएंगे, डीजल भरना भी तो हैवी होता है ना, ठीक है, सनलाइट तो पहुंच नहीं पा रही है, तो वहाँ पर आ जाता है अपना न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसा है कि इतना सा न्यूक्लियर अमाउंट जो है ना, वो आपको पूरा धरती को नाश कर सकता है, इतना पावर होता है न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी में बस 1 इंच भर का जो गिरा था हिरोशिमा नागासाकी में, उससे पूरा जनरेशन का जनरेशन तबाह हो गया वहाँ पर, ठीक है, नो डाउट। मॉन्स्टर वाज USA, बट ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था, जो थोड़ा मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है तो बता दूं। बाकी जिनको लगा हो कि ये मतलब किसी काम का नहीं है, करंट अफेयर्स वाला का नहीं है, तो आप आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। युगांडाज फर्स्ट ड्रिलिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड, ठीक है। युगांडा का फर्स्ट, 20 साल पहले ही इसका ये आ चुका था, मतलब खोज हो चुका था, लेकिन इनके पास ना पैसा है ना टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके घर के नीचे अगर आपको कोयला दिख जाए, ठीक है, और आपके पास ना पैसा है ना वो क्या बोलते हैं उसको, बुलडोजर है, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर है, ठीक है ना, तब तक आप उसका कोयला निकाल नहीं पाएंगे। तो इनके पास भी वही दिक्कत था। 20 साल पहले ही इनको दिख गया कि हमारे पास बहुत तेल है, लेकिन इनके पास ना टेक्नोलॉजी था ना पैसा था। तो यहाँ पर कौन आ गया पिक्चर में, नन अदर देन मॉन्स्टर चाइना आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, इसको क्या करने के लिए, निकालने के लिए। तो ये पूछा है कि कौन सा लोकेशन पर ये इन्होंने इसको निकालना शुरू किया है, तो ये है लेक एल्बर्ट पर, ठीक है। चलिए, नेशनल वाटर डे कब होता है, 25 जनवरी को होता है, ठीक है। ट्राई सर्विस एम्फीबियस एक्सरसाइज हेल्ड इन काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ट्राई सर्विस में क्या होता है कि अपना आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही एक साथ एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, इसको हम लोग एमफेक्स बोलते हैं, सॉरी। इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट वॉज हेल्ड इन, कहाँ पर हुआ था ये, जाजपुर उड़ीसा में हुआ था, ये उड़ीसा में है यार, उड़ीसा का भी नाम बदल गया ना, उड़ीसा, ठीक है। देखो ना, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। विच वॉच डॉग लॉन्च्ड इंफॉर्मेशन डेटाबेस ऑन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये किसका द्वारा किया गया है, सेबी के द्वारा किया गया। IRDA फॉर द इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस के लिए होता है, ये बैंक्स के लिए होता है, ठीक है। और ये आपका ऑपोजिशन नेताओं के लिए होता है, जो कि NIA होता है आपका फॉरेन वगैरह जो मनी आता है उसके लिए, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह टाइप का चीज़ या उस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए होता है। देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी होता है, करप्शन रिलेटेड, करप्शन भी आ जाता है इसमें, इनके लिए होता है, ठीक है। तो NIA हो गया, सेबी हो गया। तो सेबी का क्या है, सेबी आपका स्टॉक मार्केट से लिए होता है, स्टॉक मार्केट,
स्टॉक मार्केट्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड सारे इसमें आते हैं, ठीक है। और इन्होंने म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया, मतलब एक ढंग से क्या है ये, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। क्या है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, DEBT, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है, पेपर आप लीजिए, पैसा हमको दीजिए, तो हमारे पास आपका, आपके पास मेरा बॉन्ड जो है गिरवी है, तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ जिसको बोलते हैं, कंडक्टेड अ 2-day स्मार्ट सिटी CEO कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ हुआ था, पंजिम गोवा में हुआ था, ठीक है। डेमोक्रेसी समिट एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज इनॉग्रेटेड बाय, तो ये डेमोक्रेसी समिट की बात हो रही है, तो डेमोक्रेसी के लिए कौन सा आ जाता है, इलेक्शन कमीशन आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर कौन है अपना, राजीव कुमार है, ठीक है। बिजनेस 20, ये G20 का ही एक छोटा सा भाई है जो B20 है। इंसेप्शन मीटिंग ये कहाँ पर हुआ था, ये अपना गांधीनगर में हुआ था, ठीक है। जितना भी अपना वो गुजराती होता है ना, सब बिजनेस वाला होता है, तो इसलिए B20 भी गांधीनगर में हुआ था, ठीक है। तो इसके साथ ये 50 सवाल खत्म होता है, और हम लोग जल्दी ही कोशिश करते हैं कि नया 50 सवाल आए, और कोशिश करेंगे कि अभी 40 मिनट चला गया, कि कोशिश करेंगे कि अब आगे 40 मिनट ना जाए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कम से कम एक्सप्लेनेशन रखूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मटेरियल कम समय में कवर होगा, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, राइट। तो हम लोग उसी पर फोकस रखेंगे। चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय, आता हूँ फिर अगले 50 सवाल के साथ।